राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है बहकते कदम। देख प्रिया, तू ऐसा वैसा कुछ भी करने की सोचना भी मत। अनीश अच्छा लड़का नहीं है, अभी भी समय है, संभल जा। प्रज्ञा दीदी के शब्द मानो पटरी पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी का पीछा कर रहे थे। भय, आशंका, उत्तेजना के बीच में हिचकोले लेता मन अतीत को कभी आगे तो फिर कभी पीछे धकेल देता था। कुछ देर पहले रोमांचकारी सपनीले भविष्य में खोया हुआ मन जाने क्यों अज्ञात भय से घिर गया था। मम्मी पापा की लाडली बेटी और प्रज्ञा दीदी की चहेती बहन घर से भाग गई है। यह सबको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। अल सुबह आंख खुलते ही मम्मी चाय का प्याला लेकर जगाने आ जाएगी। क्या पता रात को ही सब जान गए हों। कितना समझाया था प्रज्ञा दीदी ने कि इस उम्र में लिया गया एक भी गलत फैसला हमारे पूरे जीवन को बिखेर सकता है। जितना दीदी समझाने का प्रयास करती, उतनी ही दृढ़ता से बिंदास होकर प्रिया दो कदम अनीश की ओर बढ़ा देती। प्रिया, अभी तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर अपने भविष्य से अभी तू मत खेल। दीदी, अब तो अनीश ही मेरी जिंदगी है। मैंने उसे दिल से चाहा है, वह जीवन भर मेरा साथ निभाएगा। प्रिया के ये फिल्मी संवाद सुनकर प्रज्ञा अपना सिर पकड़ लेती। क्या हम तुझे नहीं चाहते हैं? और अगर तुझे अपने प्यार पर इतना ज्यादा ही भरोसा है, तो तू एक बार पापा से तो बात कर, उसे सबसे मिलवा तो सही कम से कम। एक अनजाने अविश्वास के तहत जाने क्यों प्रिया पापा से बात करने की हिम्मत ही न जुटा पाई। उस वक्त अनीश द्वारा घर से भागकर शादी करने का रास्ता ही उसे रोमांच भरा दिखाई दिया। अनीश के केयरिंग स्वभाव पर वह उस दिन फिदा हो गई जब प्रज्ञा दीदी के जोर डालने पर उसने अनीश को मम्मी पापा से मिलने को कहा। तो उसने भावावेश में प्रिया को गले से लगा लिया और कहा, वह अपने प्यार को खोने का कोई भी रिस्क नहीं उठा सकता है। बस उसी रात गली के उस पार इंतजार करते हुए अनीश के साथ वह आ गई। घर छोड़कर आते समय प्रिया का मनोबल चरम सीमा पर था। रास्ते में अनीश ने बताया कि वे लोग बेंगलुरु जा रहे हैं, जहां पर वे कुछ दिन उसके एक दोस्त के घर पर ही ठहरेंगे और 7 महीने के बाद प्रिया के बालिग होने पर उससे शादी करेंगे। रास्ते भर वह प्रिया को समझाता रहा कि इस दौरान उसे किसी से भी कोई भी संपर्क नहीं रखना है। इस मामले में यहाँ का कानून बेहद सख्त है। विचारों में डूबती उतराती हुई प्रिया कब नींद के आगोश में चली गई, उसे तो पता ही नहीं चला। अचानक से एक स्टेशन पर गहमा गहमी के बीच जब उसकी नींद खुली, तब उसने देखा तो अनीस अपनी सीट पर ही नहीं था। बिंदास और मजबूत इरादों वाली प्रिया का हलक सूख गया था। आवेग से उसकी आंखें भर आई, माथे पर पसीने की बूंदें चुहचुहा आई थी। अकेलेपन के एहसास ने उसे घेर लिया। तभी वह अपना मोबाइल खोजने लगी। पूरा पर्स खंगाल डाला, पर कहीं भी मोबाइल नहीं दिखा। आप मोबाइल तो नहीं ढूंढ रही हैं? एक आवाज ने उसे चौंका दिया। जब उसने सामने देखा तो एक युवती बैठी हुई किताब पढ़ रही थी। आपने मुझसे कुछ कहा है क्या? मुझे लगा कि आप अपना मोबाइल ढूंढ रही हैं। हाँ, आपने देखा है क्या? प्रिया ने पूछा। तो वह बोली, तुम्हारे साथ में जो लड़का है वह तुम्हारा भाई है क्या? उसका प्रश्न प्रिया को रुचिकर नहीं लगा। तभी उस युवती ने आगे खुलासा किया, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे साथ में जो लड़का था वह ले गया है। कातर दृष्टि से इधर उधर देखती हुई प्रिया को उसने बताया कि वह दूसरे कंपार्टमेंट में बैठा ताश खेल रहा है। प्रिया यह सुनकर शर्म से गड़ गई। उसे अनीश पर बहुत गुस्सा आया। कृपया आप मेरा सामान देखिएगा, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। प्रिया तेजी से निकली। तभी अंधेरे में किसी की आवाज पर उसके पांव वहीं के वहीं ठिठक गए। दरवाजे के पास में खड़ा अनीश मोबाइल पर किसी से कह रहा था, बस ऐसी ही बेवकूफ लड़कियों से तो रोजी रोटी चल रही है हमारी। उसका तो मोबाइल ले लिया है, 15 से 20 हजार का तो होगा ही। डर भी था कि कहीं घर वालों से संपर्क ना कर बैठे। मैं बिना बात की मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता हूँ। अभी पूछा तो नहीं है, पर घर से कुछ ना कुछ तो लेकर जरूर आई होगी। घर जो बसाना है उसे मेरे साथ। उसके ये शब्द ठहाकों के साथ हवा में तैर गए। और हाँ, सुन, तू सारा इंतजाम रखना। मेरी जिम्मेदारी केवल वहां तक छोड़ने की है, आगे तू संभालना।
बस फिल्म मस्त बननी चाहिए। इस वार्ता को सुनकर प्रिया का खून बर्फ की तरह जम चुका था। उसके पाँव स्थिर न रह पाए। वह गिरने वाली थी कि किसी ने उसे संभाला। वह कैसे अपनी सीट तक आई, उसे तो पता ही नहीं चला। 2 घूँट पानी पीने के कुछ क्षण के बाद उसने जब अपनी आँखें खोली, तो अपने कंपार्टमेंट में बैठी युवती का चिरपरिचित चेहरा दिखा। "तुम ठीक तो हो ना?" उसने जैसे ही पूछा, प्रिया की आँखों से अश्रुधारा बहने लगी। उस युवती ने अपने साथ में आए शख्स को बाहर भेज दिया और कूपे को अंदर से बंद कर दिया। "क्या हुआ? साथ आया लड़का बॉयफ्रेंड है ना तुम्हारा?" उस युवती की बात सुनकर प्रिया फपक-फपक कर रो पड़ी। "देखो, वह लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह शायद तुम्हें भी पता चल गया होगा। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों घर से भाग कर आए हो।" प्रिया ने आश्चर्य और शंकित नज़रों से उसे देखा, तो वह बोली, "मेरा नाम शरण्या है। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। वैसे तुम्हारे पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं है।" युवती की बातों में सच्चाई थी। वैसे भी अनीस का जो बीभत्स चेहरा वह अभी-अभी देख कर आई थी, उसे देखकर तो उसकी रूह ही काँप उठी थी। "देखो, जो गलत कदम तुमने उठाया है, जिन काँटों में तुम उलझी हुई हो, उससे निकलने के लिए तुम्हें साहस जुटाना पड़ेगा।" शरण्या की बातों का प्रभाव प्रिया पर पड़ा। कुछ देर में ही वह संभल गई। "प्रिया नाम है ना तुम्हारा? अपने पापा का नंबर दो मुझे," उसने अधिकार से कहा। तो प्रिया ने पापा का नंबर बता दिया। वह युवती बात करने के लिए बाहर चली गई। अब तक प्रिया स्थिति का सामना करने को तैयार हो गई थी। कुछ देर में ही वह वापस आई और बोली, "मैंने तुम्हारे पापा से बात कर ली है। वह अगली फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना है, यह ध्यान से सुनो।" वह प्रिया को कुछ बताते हुए अपने साथ में आए हुए युवक से बोली, "मैडम के साथ में जो व्यक्ति आया है, उसे बताओ कि ये उसे बुला रही हैं। और हाँ, अर्जुन, कुछ देर तुम बाहर ही रहना।" कुछ देर बाद ही अनीश आ गया, तो प्रिया उससे शिकायती लहजे में बोली, "तुम कहाँ चले गए थे अनीश? मैं कितना डर गई थी, मालूम है तुम्हें?" अनीश उसकी बात सुनकर तुरंत बोला, "मैं तुम्हें छोड़कर भले कहाँ ही जाऊंगा।" प्रिया ने कूपे की लाइट जला दी। उसे कुछ देर पहले जिस अनीश की आंखों में प्यार का समुद्र नजर आ रहा था, अब उनमें मक्कारी दिखाई दे रही थी। अब वह अपनी खुली आँखों से देख रही थी कि किस तरह से सतर्कतापूर्वक अनीश इधर-उधर देख रहा था। तभी प्यार से प्रिया ने उससे कहा, "मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहती हूँ।" "क्या?" भौचक्का-सा वह बोला, तो प्रिया ने कहा, "जानते हो, पापा हमारी शादी के लिए राज़ी हो गए हैं और वे भी बेंगलुरु पहुँच रहे हैं।" प्रिया के इस खुलासे से अनीश का तो रंग ही उड़ गया। वह अचानक से बिफर गया। "बेवकूफ लड़की, मैंने मना किया था ना तुम्हें कि कहीं भी फोन मत करना।" तभी मानो उसे जैसे कुछ याद आया हो। ना चाहते हुए भी उसके मुंह से निकला, "तुम्हारा मोबाइल तो..." "मैं जानती हूँ, वह तो तुम्हारे पास है।" इससे पहले कि अनीश कुछ और पूछता, प्रिया अपना आपा खो चुकी थी। उसका हाथ पूरे वेग से लहराया और अनीश के गाल पर तेज आवाज के साथ झन्नाटेदार चांटा पड़ा। क्रोध और अपमान से उसका बदन कांप रहा था। अनीश का सारा खून निचुड़ गया था। शोर शराबे की आवाज बाहर तक चली गई थी। लोगों ने अंदर झांकना शुरू कर दिया था। उतनी देर में टीटी भी आ गया। उसने पूछा कि आखिर माजरा क्या है, तो बड़े ही इत्मीनान से वह युवती उठकर आई और बोली, "ये मेरी रिश्तेदार है। दरअसल यह हमारे साथ बैठा एक यात्री है। हमें लगता है कि इसने हमारा मोबाइल चुराया है। आप पुलिस बुलाइए।" अनीस के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी थी। "देखिए मैडम, यह फर्स्ट क्लास का डब्बा है। आप इसमें बैठे यात्री पर इस तरह का कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकती हैं।" टीटी के बोलने पर अर्जुन बोला, "मैं भी इनको यही समझा रहा हूँ कि पुलिस के झंझट में पड़ने से पहले खुद तसल्ली तो कर लो।" इतना कहते ही उसने अनीस की जेबें खंगालते हुए प्रिया का मोबाइल निकाल लिया। अनीस सकते में था। पासा यूं पलट जाएगा, उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुरत-फुरत रेलवे के 2 पुलिस कांस्टेबल आए, तो उस युवती ने अपना पहचान पत्र दिखाया। एसीपी शरण्या पढ़कर दोनों ने उसे एक करारा सैल्यूट बजाया, तो टीटी सहित प्रिया भी अचंभे में पड़ गई। टीटी हंसकर बोला, "क्या बेटा, चोरी भी की तो पुलिस वालों की?" एसीपी शरण्या ने अर्जुन से कहा,
इंस्पेक्टर अर्जुन, आप इसके साथ अगले स्टेशन पर उतर जाइए, मैं बताती हूँ आपको आगे क्या करना है। और हाँ, ज़रा इसे समझाना और खुद भी ध्यान रखना कि इस लड़की का नाम बीच में ना आए। हंगामे के बीच में अनीश को अगले स्टेशन पर उतार लिया गया। ट्रेन में सवार यात्री इस पर अपनी-अपनी टिप्पणी देने में मशगूल थे। प्रिया अपमान और शर्मिंदगी से भरी हुई देर तक रोती रही। तभी शरण्या ने सांत्वना भरा हाथ उसकी पीठ पर फेरा, तो वह शरण्या के गले लग गई और बोली, आपने मुझे बचा लिया है। आपका यह एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। उसकी बात पर शरण्या हंस पड़ी और बोली, अरे कैसे नहीं बचाती तुम्हें। यह तो वही बात हुई कि एक डॉक्टर के सामने किसी ने खुदकुशी करने की कोशिश की। जान तो उसकी बचनी ही थी। यह मेरी पहली नियुक्ति है आईपीएस ऑफिसर के रूप में। तुमने तो मुझे शुरू में ही इतना बड़ा केस दिला दिया है। मैं तो तुम्हें देख कर ही समझ गई थी कि तुम घर से भाग कर आई हो। ट्रेन में चढ़ते वक्त तो तुम किसी दूसरी ही दुनिया में थी। किसी और का तुम्हें तो कोई होश ही कहाँ था। अलबत्ता वह लड़का ज़रूरत से ज़्यादा ही सतर्क था। दूसरों को ऑब्जर्व करना मेरी हॉबी है। उसे देखकर ही मैं समझ गई थी कि वह लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब मैंने चुपके से उसे तुम्हारे पर्स से मोबाइल निकालते हुए और पैसे चेक करते हुए देखा, तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा। जब वह बाहर गया, तो मैंने अर्जुन से बात करके उस पर नज़र रखने को कहा। इसीलिए जब तुम वॉशरूम गई, तो तुम्हारे पीछे-पीछे मैं भी आई थी। मुझे पता था कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। पर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि तुम्हारे जैसी पढ़ी-लिखी लड़की आज के ज़माने में ऐसी मूर्खता कर भी कैसे सकती है। ज़रा सोचो, अगर वह अपनी योजना में कामयाब हो जाता, तो फिर क्या होता? तुम ठीक समय पर संभल गई, अन्यथा उस दलदल में फंसने के बाद ज़िंदगी दूभर हो जाती। प्रिया सब कुछ सोचकर एक बार की फिर से सिहर उठी। मैं अब घर जाकर सबसे नज़रें कैसे मिलाऊंगी? कुछ खोई हुई सी वह बोली, देखो प्रिया, सवाल यह नहीं है कि तुम सबसे कैसे नज़रें मिलाओगी, यह सोचो कि तुम अपने वजूद से कैसे नज़रें मिलाओगी, जिसे तुमने इतने बड़े जोखिम में यूं ही डाल दिया। खुद से नज़रें मिलाने के लिए तो तुम्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी अग्नि परीक्षा होगी। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस तरह से खुद को और अपने भविष्य को संवार कर अपने परिवार के सदस्यों को यह खुशी दो, जिससे तुम्हारा यह सफर ना तुम्हें और ना ही कभी तुम्हारे परिवार को याद आए। शरण्या की बातों का असर प्रिया की चुप्पी में दिखा। मन ही मन में वह आत्ममंथन करती रही। मानसिक रूप से थकी हुई प्रिया कब सो गई, उसे तो पता ही नहीं चला। किसी के स्नेह भरे स्पर्श से आंखें खुली, सामने पापा को देखकर वह छोटी सी बच्ची की तरह उनसे लिपटी। साथ में आई हुई प्रज्ञा भी रो पड़ी। आपका यह एहसान हम कैसे चुका पाएंगे? पापा शरण्या से बोल रहे थे। पापा, आप मुझे कभी माफ कर पाएंगे क्या? उन दोनों की बात सुनकर शरण्या ने प्रिया के पापा से कहा, अगर आप वाकई एहसान उतारना चाहते हैं, तो मुझसे वादा कीजिए कि आप अपनी बेटी पर भरोसा कायम रखते हुए इसकी उड़ान को पंख देंगे। इस सफ़र को भूलते हुए आगे की ज़िंदगी में इसका साथ देंगे, ना कि इस सफ़र का बार-बार उल्लेख कर इसकी आगे की ज़िंदगी को दूभर बनाएँगे। मैं वादा करता हूँ कि प्रिया की आज की भूल का ज़िक्र करके हम इसके मनोबल को कभी नहीं गिरने देंगे। आज के बाद हम में से कोई भी प्रिया से इस बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। पापा, आपकी बेटी आपका सिर कभी भी झुकने नहीं देगी। मैं भी शरण्या दीदी जैसा बनकर दिखाऊंगी। शरण्या के व्यक्तित्व के प्रभाव से प्रभावित हुए प्रिया पापा का साथ पाकर पूरे आत्मविश्वास से बोली, तो पापा और प्रज्ञा ने उसे प्यार से थाम लिया। शरण्या समझ गई कि अब सही मायने में प्रिया भंवर से बाहर निकल चुकी है। उसके होठों पर तसल्ली भरी स्मित रेखा थी। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।